हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जबलपुर प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं सर। उससे हमें कंफर्म पता चल सकता है कि उसने कहाँ की ट्रेन ली थी। हाँ संजय, यही हो रवि कुमार। हाँ संजय, यही है ब्रजेश शर्मा। हाँ, यही था वो संजीव तिवारी। अब हम 100% श्योर हैं कि इसी बंदे ने जगदीश जी पे फायर किया था। पर मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? नाम क्या है इसका? इसके कई नाम हैं। पर इसकी मेरे पापा से क्या दुश्मनी थी? वो अभी नहीं पता, लेकिन पीयूष ये तुम्हारे पापा को लेकर काफी इमोशनल हो जाता था। ये कोई निजी मामला ही है। सर, हमने 2003 के सारे केसेस को स्कैन कर लिया है और हम कांस्टेबल शंभू अधिकारी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है शंभू अधिकारी? सर, ये हमारे ही थाने के रिटायर्ड कांस्टेबल हैं जिन्होंने जगदीश जी के साथ कई सारे केस निपटाए हैं, यही होशंगाबाद में। लगे रहो आशीष, अब हमारे पास मुजरिम का एक चेहरा तो है, हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम कत्ल के मकसद का पता करो। सर, अगर उस बंदे का नाम पता चल जाता तो पुरानी फाइलों में उसको ढूंढने में आसानी होती। पर इस वक्त हमारे पास उसका नाम नहीं है। हमने जबलपुर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। उससे पता चलेगा कि उसने कौन सी ट्रेन ली, कहाँ से बिलोंग करता है। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। तब तुम फर्स्ट ईयर में थे विनोद भैया, और मैं 10th में। हाँ, वो तो मुझे याद है, पर मुझे यही याद नहीं आ रहा है कि 2003 में ऐसा क्या हुआ था। मम्मी को कुछ याद आया? मम्मी तो कह रही है कि 2003 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना फैमिली में, ना दोस्तों के बीच, ना कुछ। तो फिर पापा को किसी केस को लेकर कोई खतरा था, तब तो हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि पापा काम की बातें घर पर डिस्कस नहीं किया करते थे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस बार बार यही कही जा रही है कि हमारा कोई निजी मामला है। क्या निजी मामला हो सकता है विनोद? क्या पापा जी ने किसी के साथ कुछ गलत किया था? गलत मतलब? कैसे गलत किया? मेरा मतलब है कि हो सकता है पापा जी ने अनजाने में कभी किसी गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया हो। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर इस एक हादसे का बोझ मैं ज़िंदगी भर उठाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं। इस घर की मायूसी में मेरा दम घुटता है, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं जैसे भी अपना देख लूँगा, लेकिन इस घर में वापस लौट के नहीं आऊँगा। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, पुलिस थानों के चक्कर काटने में अपना समय ज़ाया ना करना। मैं साफ साफ कहकर जा रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आपका बेटा आनंद। आनंद भैया, प्लीज़ वापस आ जाओ। पापा तो एकदम टूट ही गए। प्लीज़, उन्हें हमारी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टूट गए भैया। आप इस तरह से चले गए, माँ झेल नहीं पाई। पापा भी बहुत तकलीफ में भैया, आप जल्दी वापस आ जाओ। माँ पापा मेरे चले जाने को झेल ना पाए, या तुम उन्हें न झेलने वाली तकलीफ दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो आपको पापा का दर्द समझ नहीं आता? वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन तुझे जो कुछ भी करना है, कहना है, करते रहे। वैसे भी तू यही तो करते आ रहा है ना। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा, लेकिन मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। उम्मीद करता हूँ कि पापा को तेरे पागलपन में अपने आप को खोना ना पड़े, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे।
सर जबलपुर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मिल गया, लेकिन लगता है अपना बंदा हमसे एक कदम आगे था। जानता था हम फुटेज खंगालेंगे। सर, वो स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि हमें पता न चल पाए कि उसने एक्चुअली कौन सी ट्रेन गेम खेल रहा है। सर वो सर उसने कौन सी ट्रेन ली फाइनली? बड़ी अजीब बात है। देखिए सर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 4:30 बजे निकलती है, पर अपना बंदा नहीं निकला। वो 4:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आता है। ये मुंबई जाने वाली ट्रेन है, 5:05 की, और ये आदमी 4:50 में इस ट्रेन में घुसता है। और 4:55 पे ये फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नजर आता है। यहाँ ये 5 मिनट रुकता है और फिर उसी दिशा में वापस जाता है जहाँ से आया था। और फिर कहीं नहीं दिखता सर। मुंबई वाली ट्रेन ली 5:05 वाली। सर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थी और ये वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया हो, ऐसा किसी कैमरे में नहीं दिखा। उसके बाद की कोई ट्रेन 5:25 पे एक ट्रेन है अहमदाबाद की। साफ है, ये बंदा जानता था कि कत्ल के बाद भागते वक्त इसकी पूरी जर्नी ट्रैक कर सकता है। सर कितने ही पुलिस स्टेशन में इसने जगदीश चौहान को ढूंढा है। ये पक्का जानता होगा हम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और तैयारी से पहले से थी, अलग अलग थानों में अलग अलग नाम, और मर्डर के बाद ये आंख मिचौली रेलवे प्लेटफॉर्म। सीसीटीवी की भी स्टडी की होगी, तभी तो कैमरे को चकमा देकर अहमदाबाद या मुंबई की ट्रेन में शायद चढ़ गया होगा। या शायद स्टेशन से बाहर चला गया हो, ट्रेन उसने ली ही ना हो। ये सारा नाटक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया हो, बस पकड़ के निकल गया हो। फ्लाइट सर उसने ली नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे वो स्पॉट हुआ नहीं है, और जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स काफी कम है। तो इस बंदे को मुंबई और अहमदाबाद से ढूंढना खास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। फिर भी एक बार चांस लेते हैं सर, मुंबई और अहमदाबाद के पुलिस टीम्स की मदद लेते हैं और साथ ही होशंगाबाद में खोज और टाइट करते हैं। इसका 15 साल पुराना कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, कोई तो होगा जो इसे जानता हो। ठीक है, जगदीश जी की 2003 में होशंगाबाद में पोस्टिंग थी। खबरियों को लगा दो कम परसेंट। सर सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब के पोस्टर बनवाते हैं, स्टेट के सभी न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब खुले मैदान में उतरते हैं और इसे भी उतारते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा हम उस बंदे को मुंबई में भी ढूंढ रहे थे, अंधेरे में तीर चला रहे थे। अहमदाबाद में भी खोज शुरू हो गई, क्योंकि हमें लगा कि हमें चकमा देने के लिए उसने शायद जबलपुर से 2 में से कोई भी ट्रेन ली। पर हमारे संदिग्ध की खोज में सबसे पहली खबर पड़ोस के होशंगाबाद से है, जो हमारे रडार पर सबसे ऊपर था। गिरीश जी, गुरु, मेरे आदमी जावेद साहब की बात हुई थी। आपने बताया था कि ये आदमी आपके लॉज में आया था और ठहरा भी था। हाँ, ये आदमी दिसंबर में ठहरा था यहाँ। मैंने रजिस्टर भी निकाल के रखा। हाँ, ये 4 दिसंबर 2017 से 10 दिसंबर 2017 था। प्रकाश गुप्ता, यही नाम इसने पुलिस स्टेशन में भी बताया था, लेकिन नाम फर्जी है। इसी नाम का इसने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया था। उसका कॉपी होगा क्या आपके पास? कोलकाता, ये भी फर्जी है। दिखने में आदमी सही था वैसे। गिरीश जी, इस आदमी के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं क्या? सीसीटीवी है ना, मैं कम से कम 6 महीने का बैकअप रखता हूँ। ये हुई ना बात, इसका फुटेज सीडी में डालकर फटाफट दे दीजिए। हाँ, इसमें उसका दोस्त भी दिखेगा फुटेज में। दोस्त? हाँ, उससे मिलने आता था ना। 4 से 10 दिसंबर के बीच सारी फुटेज को डीवीडी में राइट करके दे दीजिए। 4 दिसंबर को चेकिंग होते हैं और फिर शाम को 5:30 बजे एक दोस्त मिलने आते हैं। सर थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए।
इस दोस्त ने साथ में चेक इन नहीं किया, मतलब लोकल हो सकता है, शायद होशंगाबाद का या आसपास कहीं का। 100%। 4 के बाद 10 तारीख तक ये दोस्त रोज आया है कमरे पे, कभी अकेले बाहर निकलता था तो कभी इसके साथ बाहर निकलता था। और ये गिरीश, लॉज का रिसेप्शनिस्ट, इसे इसके दोस्त का नाम वगैरह कुछ याद है? फर्स्ट टाइम लॉज में आए तो दोनों के बीच में काफी बातें हुई हैं, फुटेज में दिख रहा है। पूछा मैंने, लेकिन गिरीश भाई को याद नहीं। अब अपने पास 2 टारगेट है। हम अपने इस बंदे को एक्स नाम देते हैं और इसके इस दोस्त को वाई, जो कि पूरे चांसेस हैं होशंगाबाद या आसपास का ही होगा। गुरु एक काम कर, अपने सब लड़कों को बोल कि वो इस एक्स के साथ साथ पूरे होशंगाबाद में इस वाई की तस्वीरें भी घुमाएं। अगर हमें ये वाई मिल गया तो ये वाई हमें एक्स तक लेकर जाएगा। इस बंदे को ढूंढना है। ये बंदा इस बंदे का दोस्त है। ये बंदा यहाँ होशंगाबाद या आसपास का हो सकता है। इस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना है, समझे? सर 2003 में लगभग 50 केस रजिस्टर हुए, सारे के सारे स्कैन किए हैं सर, लेकिन इनमें से तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जहां संदिग्ध या फिर मुजरिम वापस लौटकर ऐसा जानलेवा हमला कर सके। और सर ये अपना बंदा एक्स यहाँ के हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में आपको कहीं दिखा? मौजूदा लिस्ट में तो इसका कोई फोटो नहीं है, और सर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी संदिग्ध या फिर सजा काट रहे किसी मुजरिम का दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे भी कई लोगों से हमने पूछताछ की, उनसे कांटेक्ट किया और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने इसको पहचाना नहीं सर। 15 साल पहले का एक्स आज के एक्स से अलग दिखता होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिस्ट्री शीटर होगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री शीटर ऐसे किसी को ढूंढते हुए सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। जिस तरह का इसका बर्ताव और हुलिया था, ऐसा लगा नहीं सर। पढ़ा लिखा और डिसेंट सा बंदा लगा। सर कोलकाता आरटीओ से जवाब आया, इस प्रकाश गुप्ता का लाइसेंस, नाम और एड्रेस सब फर्जी है। कैसे भी करके हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। ये आके इस तरह से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को मार के चला जाता है, और कत्ल के 3 हफ्ते बाद हमारे पास इसकी और इसकी दोस्त की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। मकसद क्या था इसका? सर वो रिटायर्ड कांस्टेबल शंभू जी आए हैं, जो जगदीश जी की टीम में थे 2003 में। शंभू जी आइए। सर जी सच कहें तो कौन से मुजरिम के दिमाग में बदले का कीड़ा घुस जाएगा, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। आपकी बात सही है शंभू जी, पर कोई तो ऐसा केस आया होगा जिसमें संदिग्ध या मुजरिम आपको ऐसा लगा हो, गुस्सैल, सरफरा। मैंने सारे केसेज याद किए और जितने याद आए उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिसमें किसी के खिलाफ कोई गलत चार्जशीट बनी हो। जगदीश सर भी बहुत सटीक थे अपने काम में। हमने जगदीश जी के कई केसेस स्कैन करवाए, पर हमें ना इस बंदे का पता चल रहा है और ना इसके मकसद का। शंभू जी अभी तक जो सामने आया है वो पर्सनल ही लग रहा है, लेकिन जगदीश जी की फैमिली कह रही है कि ये कोई निजी पारिवारिक मामला भी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की, जो कुछ भी हुआ वो 2003 और 2005 के बीच यहीं होशंगाबाद में हुआ। आशीष साहब ने कल रात मुझे ये तस्वीर भेजी थी, मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। तो आपको कुछ याद आया? देखिए शंभू जी, इस बंदे ने अपनी खोज आपके होशंगाबाद थाने से शुरू की थी, दिसंबर 2017 में। नहीं करना चाहिए था बच्चे। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चेहरा मुझे उस लड़के की याद दिला रहा है। कौन लड़का शंभू जी? केस क्या था? नाम क्या था लड़के का? नाम वाम तो याद नहीं है, काफी साल हो गए ना।
पर शंभू जी केस तो दर्ज हुआ होगा ना? केस नहीं था, दर्ज नहीं किया था। सिर्फ ये आंखें, मुझे अब याद आ रहा है सर, शायद वो यही था। कौन लड़का शंभू जी? एक 18 साल का लड़का था, लड़की का मामला था। कौन सी लड़की? लड़की का नाम क्या था? नाम तो याद नहीं है मैडम, प्यार का मामला था। भागे थे दोनों। लड़की के माँ बाप हमारे पास मदद के लिए आए थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी सीधी और शरीफ लड़की है, वो खुद से उस लफंगे के साथ जा ही नहीं सकती। लेकिन ये चिट्ठी, ये उसकी खुद की लिखाई है? आप कहना क्या चाहते हैं? वो खुद से भागी होगी। लड़की नाबालिग थी सर, और इस लड़के के साथ भागी थी, और ऊपर से पीछे चिट्ठी भी छोड़ गई थी। हमने लड़के के परिवार को भी हाजिर किया था। उनके पास भी एक चिट्ठी थी जो लड़का पीछे छोड़ गया था। मालूम यह हो रहा था कि लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था और भागे थे। तेरे लड़के ने मेरी बेटी का किडनैप किया है, किडनैप। उसके भोलेपन का गलत फायदा उठाया है। क्रिमिनल है तेरा लड़का। हमारा बेटा भी चिट्ठी छोड़ कर गया है, मतलब दोनों बच्चे साथ मिलकर भागे। देखिए सर, दोनों बच्चे हैं, जवानी की कगार पे हैं, बहक गए होंगे और कर दी ये गलती। तुम्हारा बेटा कहाँ है? सर, अगर मुझे पता होता तो मैं बच्ची के साथ उसे यहाँ लेकर आता। तेरे लड़के ने मेरी लड़की से जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई। सर, दोनों घरों में चिट्ठियां मिली हैं। सर, दोनों ने साथ में मिलकर बचकानी हरकत की होगी। अच्छा, तो ये बचकानी हरकत करने से पहले तेरे भाई ने तुझे बताया था क्या? सर, अगर वो बताता तो मैं उसको भागने देता क्या? नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं है। उसके भागने के प्लान को लेकर हमें भनक तक नहीं मिली। झूठ बोल रहे हैं साहब, ये सब जानते हैं लेकिन छुपा रहे। अब ये नाटक बंद करो और सच सच बता दो, और बेटे ने इनकी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है, वरना बाप बेटे को अंदर कर दूंगा अभी कभी। हमें कुछ पता नहीं, आप यकीन कीजिए हमारा। सर, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन उसने अपने किसी भी दोस्त को एक शब्द भी नहीं बोला। अब दोनों बच्चों को ढूंढकर वापस लाइए। हम मानते हैं कि हमारे लड़के की गलती है, लेकिन वो भी तो बच्चा ही है ना सर। चुप कर, बच्चा बच्चा बोलकर पल्ला मत झाड़। तेरे बेटे ने गलत नहीं बल्कि गुनाह किया, गुनाह। अगवा किया है मेरी बच्ची को इन सब ने। सर, मेरी शिकायत दर्ज कीजिए इन सब के खिलाफ। ऐसा मत कहिए, दोनों बच्चे हैं, सिर्फ उनसे गलती हुई है। अब भीगी बिल्ली तो ना बनो। तुम्हारा लड़का कोई बच्चा नहीं है, 18 साल का है। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, इनकी बेटी नाबालिग है। किडनैपिंग के साथ और भी संगीन चार्ज लग सकते हैं और वो मैं लगाऊंगा। क्योंकि लड़की नाबालिग थी, हमने तुरंत एक्शन लिया। उस लड़के के बाप को बुलाकर कड़ी पूछताछ की और जोड़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। 3-4 दिनों के अंदर ही एक लॉज में दोनों मिल गए। तुझे पता है अब क्या चार्जेस लगेगी तुझ पे? कैसे चार्जेस सर? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, शादी भी करना चाहते। हाँ सर, हमने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। ए लड़की, 16 साल की है तू, नाबालिग है, पता है? लेकिन मैं तो 18 साल का हूं ना, बालिग हूं, और मैं हम दोनों की जिम्मेदारी लूंगा। अरे सर, मारिए मत उसे। चुप, पीछे। तू जिम्मेदारी लेगा? तू तो बेटा अब जिम्मेदारी लेगा तेरे जुर्म की कोर्ट में। किडनैपिंग तो हुआ है, अब मेडिकल के बाद रेप के चार्जेस भी लगेंगे। ये क्या कह रहे हो सर आप? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। हाँ सर, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। चुप! जबरदस्ती नहीं कि तुम नाबालिग लड़की को भगा के क्यों लाए हो तुम? देखिए सर, हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का आपको कोई भी हक नहीं बनता है। मुझे मेरा हक बताएगा? जानता नहीं अब तेरे साथ क्या होने वाला है। हमें कुछ नहीं सुनना है सर, उस लड़के पर किडनैपिंग का केस करना है बस। देखिए, हम उससे सख्ती से पेश आएंगे, वो आपकी बेटी को फिर कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अभी तक जो किया है वो कम है। अरे पूरी बिरादरी के सामने हमारी थू-थू हो रही है। मैं तो कहती हूँ सर, उसके माँ और बाप और उसका वो भाई, उन तीनों को अंदर कर दीजिए। उन चारों के खिलाफ किडनैपिंग का चार्ज लगाइए सर। इसने हमारी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए इसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। इस आदमी के चेहरे पे जो, पता नहीं क्यों इसकी आंखें मुझे उस लड़के की याद दिलाती है। एक अजीब सा गुस्सा था उसकी आंखों में।
2 रातें हमने उसे लॉकअप में रखा था, फिर उसे छोड़ दिया था स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर कि लड़की के आसपास भी नजर ना आए। लड़की के माँ बाप खूब उधम मचा रहे थे कि केस बनाओ, लेकिन लड़के खुद खिलाफ थे इल्जाम लगाने में। बोलती रही कि अपनी मर्जी से भागी थी उसके साथ। जगदीश सर ने फैसला किया कि वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए लड़के को। क्या कोई इतने सालों तक अपने मन में इतनी नफरत पाल सकता है? मैं पक्का नहीं कह सकता सर। शायद ये लड़का वो आदमी नहीं है शंभू जी। शंभू जी, कोई और केस याद आ रहा है आपको? नहीं, और तो कोई ऐसा केस याद नहीं आ रहा है जहां ऐसे कोई इतने सालों बाद वापस आकर जगदीश सर को मार दे। पर जितनी बार मैं इस तस्वीर को देखता हूं, वो लड़का बार बार मुझे याद आता है। उसकी आंखें सामने आती हैं, पर नाम याद नहीं आता। वो लड़का लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल का नाम कुछ याद है? नहीं, वो भी याद नहीं है। यह आदमी उस लड़के जैसा दिखता तो है, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई इतनी दुश्मनी इतने सालों तक पाल सकता है। वो ऐसा क्यों करेगा? जो हुआ उसे सालों गुजर गए। पता करवाना है किसे? सारे के सारे स्कूल्स में चेक कर सकते, लेकिन 2003 का इंसिडेंट किसे याद होगा किसे नहीं, कह नहीं सकते। और वैसे भी उन दोनों के नाम भी नहीं पता है। लड़का तब 18 साल का था, तो अब 33 साल का होगा। हमारा संदिग्ध भी इसी उम्र का है। क्या ये आदमी वही लड़का है? सर, जैसा कि शंभू जी ने बताया, उसे लगता तो नहीं है कि इतनी गहरी दुश्मनी वाली कोई बात थी। शायद वो अपनी लव स्टोरी टूटने की वजह जगदीश जी को मानता हूँ, और 15 साल पुराने इस घाव को नासुर बनाए रखा हो अपने अंदर। Yeah, Ashwin. Come to my cabin. Yeah, come in. ये क्या चल रहा है? क्या हुआ? मैंने कुछ खबर सुनी तुम्हारे बारे में। कैसी खबर? तुम बताओ। खबर आपने सुनी है, आप ही बताइए। यार, तुम्हारे साथ ना ये सीरियस वाली एक्टिंग भी नहीं चलती। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। ओह। ओ यार, प्रमोशन की न्यूज़ के बाद कोई ओ बोलता है क्या? कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं? नहीं, खुशी है ना। तो फिर इतने ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? जब से तुम वापस आए हो ना, तुम में कुछ बदलाव आया है। ऑफिस में सभी कह रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, हेलो तक नहीं कहते। व्हाट्स ट्रबलिंग यू? नहीं, बात करता हूँ सबसे। 4 महीने तुम कहाँ थे? प्रमोशन की न्यूज़ के लिए थैंक्स अशोक। ये प्रमोशन का मेल मुझे आएगा ना? हाँ, हेड ऑफिस से और पर्सनल से मेल आ जाएगा। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं खुद दूं। थैंक्स। समीर, किस बात की इतनी परेशानी है? देखो, बॉस की पोजीशन से नहीं, फ्रेंड की पोजीशन से पूछ रहा हूं। What's troubling you? सच बोलो, जिंदगी में इतना सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया। अब शांति है, बहुत ज्यादा शांति। सर, फाइनली हमारे केस का खाता खुलने जा रहा है। सुना, जल्दी सुना। सर, वाई का पता चल गया है, जो आपको एक्स तक ले जाएगा। नाम पता चला? रमेश चौबे। हमारा अंदाजा सही था, यही होशंगाबाद का रहने वाला है। मैंने उसके घर पे फील्डिंग लगाई है, बस आप लोग तुरंत आ जाइए। हाँ जी। जबलपुर पुलिस। जी कहिए। कहना तुझे, सवाल हम करेंगे। लॉकअप में। ये तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है इसका? एड्रेस और नंबर भी बोलो। सर, ये मेरा दोस्त नहीं है,
मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। देख रमेश, तुझ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले। अगर तू 2 सेकंड के अंदर नहीं बोला ना तो तुझे पूरा तोड़ देंगे हम। समीर जायसवाल जी। कहते हैं सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाती है। कायनात हमें तुम्हारे पास ले आई समीर जायसवाल। चलिए। मेरी लाइफ तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब रीचा और मुझे पकड़कर वापस लाया गया। वो होना नहीं चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों बस हमेशा साथ रहना चाहते थे। हम दोनों सिर्फ यही चाहते थे, बस मेरा उसे और उसका मुझे चाहने में हमारे संस्कारों, हमारी परवरिश का कोई लेना देना नहीं था। हम सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे से। घर से भागने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था। मैंने उसे किडनैप नहीं किया था, हम दोनों अपनी मर्जी से भागे थे और हम दोनों को अपनी मर्जी के खिलाफ वापस लाया गया, अलग किया गया। उसके बाद रीचा और उसकी फैमिली होशंगाबाद छोड़ के कहीं और चली गई। वो हमेशा के लिए चली गई, दोबारा कभी देख तक नहीं पाया उसे मैं। और इस सब के लिए तूने इंस्पेक्टर जगदीश चौहान को जिम्मेदार ठहराया। रिचा नाबालिग थी उस वक्त, केस बनता तो कहीं के नहीं रहते तुम। वो तो वैसे भी कहीं का नहीं रहा। मुझे जो जिल्लत का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा, लेकिन मेरे पापा, उनके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर जो हुआ वो जुर्म था कोई, तो उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार था। पर उसके लिए मेरे पापा को सजा क्यों दी गई? उन्हें क्यों लॉकअप में रखा गया? कभी एक शब्द नहीं बोले मेरे पापा, लेकिन मुझे साफ नजर आता था उनके चेहरे पर कि उन्होंने भयंकर अपमान झेला था। क्या ये सही है किसी से कोई कानून टूटे, और वो भी अनजाने में? तो आप उसके बाप को बुरी तरह बेआबरू करो। शरद जायसवाल, भाई नसीब अच्छा है तुम्हारा जो उस लड़की ने कोई चार्ज नहीं लगाया तुम्हारे बेटे पे। वो लोग अपना केस वापस ले रहे हैं। अरे हीरो, तुम लोग अगर मेरे हाथ नहीं लगते ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की हालत मैं खराब कर देता। क्यों क्यों करेंगे आप ऐसा? और मेरे परिवार वालों ने किया ही क्या? भागा तो मैं था। साहब 18 साल में इतनी अकड़ है? ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है शरद। पंख निकल आए तेरे बेटे के। इसे जो पंख आए ना वो तेरी वजह से। मेरे पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। समीर चुप कर, मैं कह रहा हूं ना। आंखें नीचे कर, तो सारे 1 मिनट में चर्बी उतार दूंगा यहीं पे। वो तो मैंने मना कर दिया था उन लोगों को केस करने के लिए, पर अब तो लगता है कि करना ही चाहिए था। तगड़ी चार्जशीट बनती, 7-8 साल के लिए जाता अंदर। चल निकल यहां से, और इसके साथ सख्ती से पेश आ। अकल ठिकाने ला इसकी, नहीं तो बड़ा होके और जुर्म करेगा तेरा बेटा। चलो निकलो यहां से। वो हर कदम पर मेरे पापा की इंसल्ट करता, उन्हें नीचा दिखाता। रोज शाम जब पापा घर लौटते ऑफिस से तो उनकी गर्दन नीचे रहती, आंखें नम सी होती, शर्म के मारे, जैसे मैंने कोई कत्लेआम किया। उनके चेहरे का दर्द मुझे 24 घंटे दिखता, महसूस होता। मैं जानता था कि वो जिल्लत महसूस करते हैं।
कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, एक उफ की आवाज नहीं की, बस अंदर ही अंदर घुटते गए, मिटते गए। गया पान लगा देना एक। शरद जायसवाल ठीक तो हो ना? मुझे लॉकअप से छोड़ दिया गया, लड़के पर नजर रखे हो ना? लेकिन हमारी जिल्लतें खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब भी वो मेरे पापा से टकरा था, पट्टा बांधना चाहिए। वो उन्हें जलील करता। मेरे सामने ये एक बार हुआ था, पर मुझे यकीन था कि जगदीश ने मेरे पापा को ऐसे कई बार जलील किया होगा। मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी गई, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे कारण मेरे पापा की बेइज्जती होती रही। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पापा को मायूस नहीं देख पाता था। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, और मैं उस दुनिया को एक एक दिन, एक एक रात बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहा था। रीचा मेरा प्यार थी, पापा मेरे सब कुछ। दोनों को मुझसे अलग कर दिया उस एक आदमी ने। उन्होंने तुझे जेल से बचाया, एक नाबालिग लड़की को बचाया, एक संगीन जुर्म होने से बचाया। सच्चा प्यार करना जुर्म है? सच्चा प्यार होता तो रुकते, इंतजार करते रिचा के बालिग होने का, अपने 21 साल के होने का, और उससे पहले अपने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करते। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स उस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने किया। अगर कोई दो इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला करे तो उससे कोई कानून तो नहीं टूटता है ना। अगर उसने हमें अलग नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उस एक आदमी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। रीचा चली गई, पापा भी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी इज्जत चली गई, मेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया, फिर मम्मी भी चल बसी। ये सब कुछ हुआ उस एक आदमी की वजह से। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं कई बार होशंगाबाद पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता, इस इंतजार कि कब मुझे जगदीश चौहान दिखे और मैं उस पर हमला करूं, उसे बताऊं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं ऐसा कर ही देता अगर मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं होता। क्यों कर रहा है बेटा? समीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, मुझसे बर्दाश्त नहीं। उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकती। उसे भूलने की कोशिश कर, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। क्या गलती थी मेरे और ऋचा के रिश्ते में? क्या गलत किया था हमने? और इन सब में आपकी क्या गलती थी पापा? वो शहर छोड़कर जा चुकी है, भूल जाओ उसे। तो इंस्पेक्टर क्यों नहीं भूलता? आप मौका ढूंढ ढूंढ के आपकी इंसल्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू रख, तेरी जिंदगी पड़ी है सामने। देख बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीता हूं। तुम्हें अपने इस अतीत को भूल कर जीना होगा। नहीं हो पाया मुझसे सर। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना नहीं हो पाया मुझसे। जगदीश चौहान ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिससे मैं अलग नहीं हो पाया। फिर भी एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी सब कुछ भुलाने की, लेकिन जगदीश चौहान ने मुझे भूलने नहीं दिया। मैं और नमिता एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ने दी गई। क्या हुआ पापा? और लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है। अमिता, एटलीस्ट रीजन तो बताओ। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, सब कुछ सही चला था हमारे बीच, एंगेजमेंट की तारीख भी लगभग। फिर ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है हमारी जमेगी नहीं समीर। क्यों? ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बेटर है हम यहीं रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। किसी ने मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ तुमसे कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं। जगदीश चौहान है ना, उसी ने कान भरे तुम सबके।
मुझे नहीं पता कौन है जगदीश चौहान। रहने दो, पहले रीचा, फिर नमिता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करता गया, लेकिन उसके बाद मैंने पापा का दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। उनकी हर बात मानी, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। पर जब वो चल बसे, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। जितनी तकलीफ मैंने झेली थी, उतनी या उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मेरे पापा ने झेली। जगदीश चौहान ने मेरी भरी हुई जिंदगी में खालीपन भरना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ खालीपन था। गुस्से से पागल हो जाता हूँ रमेश। कब तक जलता रहेगा ऐसे? जब तक मैं जिंदा हूं, या फिर जब तक वो जिंदा है। देख समीर, हर इंसान को अपनी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है, उस अधूरेपन को छोड़ देना, भुला देना, बहा देना। वो अंग्रेजी में कहता है ना, मूव ऑन। उसने मुझे कभी मूव ऑन करने ही नहीं दिया रमेश। उसने पापा के साथ जो ज्यादती की है, मुझे अंदर जकड़ रखती है। मत इस तरह से जकड़ कर रख अपने आप को, निकाल के फेंक दे बाहर। सर, समीर बचपन का दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। मैंने बस उसे एक सलाह दी थी, एक याद में जकड़ा मत रहे, खुला छोड़ दे मन को। मतलब मार डाल जगदीश चौहान को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन तुम्हें मालूम था समीर ने गन खरीदी? तुम्हें यह भी मालूम था कि वो जगदीश चौहान की खोज में निकला है? फिर भी ना तुमने उसे रोका और ना ही पुलिस को आगाह किया। और फिर जब वो जगदीश चौहान तक पहुंच गया, तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद मुझसे गलती हो गई सर। शायद गलती नहीं हुई, पक्का गलती हुई। गुनाह हुआ है तुमसे। इस मर्डर में तुम बराबर के भागीदार हो रमेश। रमेश, रमेश, मैंने उसे ढूंढ लिया मैंने उसे रमेश। अरे वो मुझे मिलना ही था, मेरी नियति में लिखा था कि वो मुझे मिलेगा। दोबारा सोच ले, क्या सही कर रहा है तू? मेरी लाइफ में इससे ज्यादा और सही कुछ नहीं। मैंने उसे ढूंढा और वो मुझे मिला, बस। अब मैं अपने आप को इंसाफ दूंगा। यकीन कीजिए मेरा सर, मैंने उससे कहा था जो तू सोच रहा है करने की सही नहीं है। बहुत दबी आवाज में कहा तुमने, और बहुत देर से कहा। ये ख्याल उसके मन में आते के साथ ही उसे रोकना तुम्हारा फर्ज था रमेश। लेकिन तुमने क्या किया? फर्जी नाम और एड्रेस देकर उसके लिए सिम कार्ड खरीदा। आखिरकार पूरे 15 साल के बाद मैंने अपने अंदर के अधूरेपन को मिटा दिया सर। कौन हो तुम? हथियार नीचे करो। मैं कह रहा हूं हथियार नीचे करो। मुझे पहचाना नहीं? जगदीश चौहान। नहीं। कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसकी जिंदगी तेरे नाम गिरवी रही है पिछले 15 सालों से। अभी भी है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ये खिलौना नहीं है, नीचे करो इसे। मैं अपनी रीचा को आज तक नहीं ढूंढ पाया, बाकी सबको भी मैंने खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। मैं वही हूं जिसे तूने बचपन में अपने प्यार से अलग किया था। याद कर भोपाल का वो लॉज, जहां से तू मुझे और मेरी रीचा को जबरदस्ती पकड़कर होशंगाबाद ले आया था। जायसवाल? समीर जायसवाल? शरद जायसवाल का बदनसीब बेटा, जिसे तूने जीते जी कत्ल कर दिया था। गन कहां से खरीदी? मुंबई से, एक सप्लायर से पहचान थी। नंबर दो उसका। अब नहीं मेरे पास। तो अब तेरे अंदर का अधूरापन खत्म हो गया? मिल गई तेरी आत्मा को शांति? जी, ऐसा ही समझ लीजिए।
देख, तेरा अतीत तेरा है, मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस अधूरेपन की तू बात कर रहा है ना, दरअसल वो महज एक रंजिश है, बहाना है, बैसाखी है, एक सहारा है जिसे पकड़े तूने सिर्फ एक दूसरे इंसान को आज तक दोष दिया है। और जगदीश चौहान ने क्या अलग कर दिया? मेरी उस एक हरकत के लिए उसने किसी और को दोष दिया, दर्द दिया, दंड दिया, और वो कोई और मेरे पापा थे। अभी आप मुझे लेक्चर देंगे कि मैं कितना गलत हूं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन किसी ने जगदीश चौहान से कहा कि उसने कितना गलत किया था। किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। जानता हूं, पर कम से कम गलतियों का बैलेंस तो ठीक होता है। गलत कत्ल या कोई भी जुर्म बैलेंस ठीक नहीं करता, बल्कि बिगाड़ता है। बैलेंस तो अब ठीक होगा जब कानून तुझे सजा देगा। मेरी पूरी जिंदगी एक सजा थी, कानून अब क्या सजा देगी मुझे? खुद पर हमेशा इतना तरस खाते आया है, कभी एक बार आईने के सामने खड़ा होकर ये नहीं सोचा कि जो सामने है वो वर्तमान है, अतीत पीछे छूट गया है। वर्तमान का रास्ता भी अतीत से ही निकलता है सर। निकलता है, पर उनके लिए जो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपनी नाकामयाबियों या नीति की शक्तियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने की कुछ लोगों में लत होती है। उसका जीता जागता नमूना है तो। दुख की बात है, अब अगर तुझे अफसोस हुआ अभी तो बहुत देर हो चुकी है। ऋषा कहाँ है? पता नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने मजाक में पूछा भी था उसे, कहीं वो एजेंट वेजेंट टाइप का तो नहीं है। समीर इतना ब्रिलियंट वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। वो किसी को मारने गया था। He had bought a gun. उनको भनक भी नहीं लगी होगी कि कोई इतनी नफरत पाले बैठा है उनके लिए। कैसे पता होता मीनाक्षी जी? 15 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, तब सपने तक में नहीं सोचा होगा कि 15 साल बाद इसका इस तरह से नतीजा सामने आएगा। एक दोस्त, एक करीबी दोस्त जो समीर को अपनी रंजिश पर काबू पाने में मदद कर सकता था, पर नहीं की। ऐसे दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो कैसी मुश्किलें हैं जो जुनून से दूर हो सकती हैं। वो कैसा सुकून है जो कत्ल करके मिल सकता है। अधूरापन, रंजिशें, ये कोई नए जज्बात नहीं है। इंसान अपने अंदर दोनों को कुछ मात्रा में पनपने देते हैं। कई लोग इस दर्द को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देते हैं, अधूरेपन को समय के मझधार में छोड़ देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, और कई लोग इससे निकल ही नहीं पाते। हाँ, दूसरों पर इल्जाम लगाना काफी आम बात है। हर दूसरा इंसान कभी ना कभी ऐसा करता ही है। फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे लाइफ में ये मिलता तो मैं इससे बेहतर इंसान बनता। ऐसे ख्यालों के समंदर में कुछ लोग पूरी पूरी ज़िंदगी गोते खाते रहते हैं। अतीत के हालातों को, लोगों को अपने वर्तमान के दर्द के लिए दोष देना एक दयनीय हरकत है। खुद पर तरस खाने से ज़्यादा जिल्लत किसी और बात में नहीं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.